किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हमारा भाग वन है, यानी बाल विकास एवं अभिविज्ञान है, यानी हमारी पेडागोजी का। तो हमारे इधर होंगे 30 क्वेश्चन और इस चैनल पर 2011 से 2024 तक के संपूर्ण PYQ करवाए जा रहे हैं, यानी प्रीवियस पुराने और 6 to 8 की NCERT। तो आपका संपूर्ण तैयारी CTET पेपर 2 की चल रही है, तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए और डेली पेपर लगाइए साथ साथ में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पुराने पेपर भी रिवाइज होते जाते हैं और आप सभी की तैयारी भी चलती जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर देने से पहले आप सभी लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो अब आज का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है। पहला, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण और विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, एवं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा कौन की जो सही नहीं। बाकी है जैसे माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होगा एवं विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होगा और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं की संतानों में संचरण वंशानुक्रम होगा, एवं वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। तो ये अलग है, ये नहीं इनमें मिल रहा है ना। तो हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि सही नहीं है ना। फिर है सहचर्य के नियम हैं। सहचर्य के नियम कौन कौन से हैं तो उन्हें देखना है हमें। तो वो है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, उपयुक्त सभी। तो सहचार्य के नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम एवं उपयुक्त सभी। तो सहचार्य के नियम है उपयुक्त सभी। फोर्थ हमारा राइट आंसर है। फिर है गेटस के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, यानी गेटस के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। क्या है? अभिप्रेरणा, समायोजन एवं सीखना और चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। क्या है? परिवर्तन ही सीखना है। तो राइट आंसर हमारा सीखना हो जाएगा। फिर है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं क्या? नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्या? क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। तो ये सब करना किसका काम है? वातावरण का। वातावरण में ये सब होता है ना। फिर है पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाएगा? प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो इसको कहा जाएगा, प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाएगा केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाएगा। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो वो देखते हैं। जैसे कोई विशेषता है उनके आंतरिक रूप से, अंदर से कौन सी ऐसी विशेषता है जो बच्चों के लिए अभिप्रेरित सही नहीं है? तो वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, जो बच्चों के अंदर अभिप्रेरित सही नहीं है वो है वे हमेशा सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सफल हो, इसलिए ये प्रेरणा सही नहीं है बच्चों के लिए। फिर है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को
अधोपंत अध्ययन करना चाहिए। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपंत अध्ययन करना चाहिए। तो उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया? प्लेटो, अरस्तु, रूसो और रास। तो ये जो कथन दिया गया है वो दिया गया है किसके? रूसो के द्वारा। किसके? रूसो के द्वारा, है ना। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। फिर है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो राइट आंसर हो जाएगा जो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है वो है बालक का। किसका है? बालक का। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। फिर है सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो आगमनात्मक, निगमनात्मक, वन और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो तर्क की प्रक्रिया है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो वो है निगमनात्मक। किसमें? निगमनात्मक में। फिर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो वो पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता एवं अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो क्या है? तो वो है सामूहिकता की भावना। क्या है वो? सामूहिकता की भावना है। फिर है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। तो जो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो वो होती है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, फोर्थ। फिर है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो मूर्ख या मंद बुद्धि या सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली, किस श्रेणी में रखेंगे? तो उनको रखेंगे हम प्रतिभाशाली श्रेणी में। किसमें? प्रतिभाशाली, क्योंकि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि है इनकी। फिर है सृजनशीलता। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस स्किनर। तो यह कथन दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। किसके? क्रो एंड क्रो के द्वारा। फिर है प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक, मैकडूगल एवं कोहलर एवं पॉल है। तो प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जो वो हैं थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक है। फिर है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहन करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए। उसे इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए वो एक ही है जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है, उसे दंडित करना चाहिए। एक गलत है, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। सही है तो नहीं का भाई नहीं, यानी गलत का भाई गलत, सही हो जाएगा। तीसरा इसका राइट आंसर है। तो हमारा उसे दंडित करना चाहिए तीसरा राइट आंसर है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मध्य होती जाती है, उसे कहते हैं क्या? उन्नोत्तर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा एवं वक्र रेखा नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे उन्नोत्तर रेखा। क्या कहेंगे? उन्नोत्तर। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट है। फिर है व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना एवं कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में
समान और एक जैसे नहीं होते हैं, या कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, और कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक, ये तो बोल दिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट हो जाएगा कि व्यक्तित्व भिन्नता का क्या अर्थ है, तो वो देख लेते हैं सीधा। तो कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, वह व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर है मानसिक स्वास्थ्य। क्या है? मानसिक स्वास्थ्य और विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना, और यानी पहला और दूसरा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, कि उपयुक्त में से दोनों सही हैं, यानी बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना, तो दोनों ही उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख दोनों ही उद्देश्य हैं, तो राइट भी हैं। फिर आगे देखते हैं। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं कि 40, 37, 36, 50, 51, 54, 53। तो इस क्वेश्चन में करनी है क्या, मध्यिका। इसमें मध्यिका करनी होगी। जो 7 छात्र हैं हमारे, तो इनमें करना है मध्यिका। तो ये क्वेश्चन आप सभी करके बताओगे कि इसका राइट आंसर 36 है या 40 या 50 या 23। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मध्यिका करके, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इसका आप करके बताओगे आंसर कमेंट में, है ना। तो रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध किससे है? योग्यता 30 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन दिया है आप सभी को करने के लिए, तो जरूर करिए। रुचि का संबंध है योग्यता से, अवधान से, फर्स्ट और सेकंड दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो रुचि का संबंध किससे होगा? ना योग्यता से है, ना इनमें से। इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवधान। अवधान से रुचि का संबंध है। फिर है सीखे हुए ज्ञान। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण एवं भग्नाशा, चिंता। तो इसको कहेंगे क्या, इस परिस्थिति को उपयोग करने को कहेंगे क्या, सीखने का स्थानांतरण। क्या बोलेंगे हम? सीखने का स्थानांतरण बोलेंगे इसको। फिर है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्रथम सोपान निम्नांकित में से होगा कौन सा? उत्तेजना। क्या हो जाएगा? उत्तेजना, यानी फर्स्ट राइट आंसर है हमारा। फिर है स्मृति सीखी हुई। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। क्या है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका हो जाएगा? तो मैकडूगल का, वुडवर्थ का एवं रॉस का और ड्रेवर का। तो यह जो कथन हुआ वो किसका होगा? तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह होगा वुडवर्थ का। किसका? वुडवर्थ का कथन है। तो राइट आंसर दूसरा है। फिर है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, या पहला और दूसरा, या ये सभी। तो जो आंतरिक दशा नहीं है वो देखना है हमें। क्वेश्चन को भी बड़े गौर से देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, हमने यहाँ देख लिया है दशा है बस, ये नहीं, अगर नहीं को हमने अच्छे से नहीं देख पाया ना, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए कौन सी दशा नहीं है? तो वो है नहीं, कौन सी? उद्दीपन की स्थिति नहीं है, है ना। तो हमारा फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा संवेग की उत्पत्ति किससे हुई है? संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रत्तियों के निर्माण से। तो संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मूल प्रवृत्तियों से। किससे? संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। फिर है अभिप्रेरणा के लिए अक्सर, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर कौन से शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? तो हमारा अभिप्रेरणा के लिए अक्सर कौन सा शब्द के प्रयोग किया जाता है? तो संवेग का, आवश्यकता का, भावना का, प्रत्यक्षीकरण का। तो यह शब्द का प्रयोग किया जाता है किसका? आवश्यकता का। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके क्वेश्चन के अनुसार हमारा दूसरा राइट आंसर है। तो
तो विद्यार्थियों वित्तीय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक क्या करता है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, या विद्यार्थी को या शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, या शिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित विद्याओं के लिए अंतरण का अवसर देना चाहिए, या शिक्षक को उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो देखो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं करनी चाहिए, क्योंकि सरल से जटिल की ओर भी जाना चाहिए, एवं व्यापक अनुभव का भी अवसर प्रदान करना चाहिए, एवं निर्मित वित्तों के अंतरण का भी अवसर देना चाहिए। इसलिए जो शिक्षक को है ना, विद्यार्थी को उपयुक्त सभी क्रियाएं करवानी चाहिए, है ना। फिर है तो राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। फिर है आगे, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? वॉरेन ने, रॉस ने, बैलेंटाइन ने, स्किनर ने। तो यह जो परिभाषा दी है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो यह परिभाषा दी है किसने? रॉस ने। किसने दी? हमारे रॉस जी ने। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। फिर है हमारा लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक आपको दिया है, तो उसका आंसर जरूर कमेंट करके बताना। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रतिष्ठित करना चाहिए, या कहानी सुनाना चाहिए, या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो कल्पना के विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो उससे पहले आप सभी अंतिम क्वेश्चन है लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस। तो चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा राइट आंसर है 4th, यानी उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। ज्ञानेंद्रियों को परिशिक्षित करना चाहिए, एवं कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर 30 के 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, और इस प्रकार से डेली क्लासेस आती रहती हैं, और आप प्ले लिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।